विद्यार्थियों, मुख्य परीक्षा दे रहे पीएससी के छात्रों के लिए हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, उनकी विशेष मददगार साबित होगी। वह है पेपर 2 मुख्य परीक्षा का पेपर 2 यानी निबंध पर सीरीज। ये बहुत कठिन सा मुद्दा बन जाता है जो विद्यार्थी निबंध में अपनी पकड़ नहीं रखते उनके लिए, और इस पर आपको वीडियो वगैरह मिल जाएंगे कि तैयारी ऐसा करें, तैयारी वैसा करें। तो कहने और बोलने से इस पेपर की तैयारी नहीं हो जाती। शब्द सीमा 750 होता है और 2 निबंध आपको इंटरनेशनल और नेशनल मुद्दों पर लिखने रहते हैं और 2 निबंध आपको छत्तीसगढ़ से संबंधित लिखने रहते हैं, यानी 3 घंटे में आपको 4 निबंध लिखने रहते हैं। और देखिए, सिलेबस में समस्याएं लिखता है और जब पेपर हॉल में आप जाएंगे, आप पेपर उठाएंगे तो पेपर में लिखा रहता है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे और छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित मुद्दे। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर 750 शब्दों में निबंध लिखिए, यानी 1500 शब्दों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निबंध लिखना है। 750 के 2 निबंध, और वैसे 1500 शब्द आपको लिखने हैं छत्तीसगढ़ स्तर के लिए, यानी कुल 3000 शब्दों में आपको क्या करना है, निबंध लिखना है इस पेपर के अंतर्गत। और निबंध लिखने की कला, भूमिका लिखना, निष्कर्ष लिखना, उपसंहार लिखना, ये तो सब बाद में काम आएगा। पहले जो मुद्दा पूछा गया है उस मुद्दे के बारे में आपके पास जानकारियों का खजाना होना चाहिए, तभी आप सरवाइव कर पाएंगे। सबके पढ़ाने और कहने का तरीका अलग होता है और आप जानते हैं मेरा पूरा तरीका जमीनी स्तर का होता है। निबंध कैसे लिखें, अच्छे निबंध लिखने की शैली, ऐसा बोल देना बहुत आसान है। निबंध व्यक्ति तभी लिखेगा जब उसको उस मुद्दे की बहुत गंभीर जानकारी होगी और ये उसके समझ में आएगा कि हमें इस सत्र में किन किन मुद्दों को तैयार करना चाहिए। जैसे शुरुआत ही मैं हिंट से कर दे रहा हूं कि मैं इन मुद्दों को क्यों चुन रहा हूं, और फिर आपको मैं पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को बताऊंगा। आपको सबसे पहले इस साल कुंभ मेले पर एक निबंध तैयार करना चाहिए। आपको अमेरिका की जो टैरिफ नीति है उस पर एक निबंध तैयार करना चाहिए। और अभी कश्मीर में जो घटना हो गई है, आज की ही वो घटना है, पर्यटकों की हत्या कर दी गई, कायराना हत्या कर दी गई है। तो कश्मीर में आतंकवाद, कश्मीर में धारा 370 का हटाया जाना, कश्मीर विकास के पथ की ओर अग्रसर, लोकतंत्र और कश्मीर, ऐसे मुद्दे पर आपको निबंध तैयार करना चाहिए। श्री राम मंदिर पर भी आपको निबंध तैयार कर लेना चाहिए। ये मैं हिंट दे रहा हूं, क्यों दे रहा हूं अब आप इसको तभी जानेंगे जब आप पिछले वर्ष के निबंधों का विश्लेषण करेंगे। तो आप निबंधों को लिखते चलिए। जो विद्यार्थी बिगिनिंग कर रहा है, 2022 में ये पेपर जब हुआ तो उसमें राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 4 मुद्दों पर निबंध पूछा गया। 4 में से किन्हीं 2 पर आपको लिखना था। एक था G20। तो G20 ही क्यों पूछा गया? क्योंकि G20 की बैठक से भारत का बहुत गंभीर संबंध था, भारत में हुई, भारत ने अध्यक्षता इस बैठक का आयोजन किया। ऐसा आप करंट अफेयर में जानते होंगे। तो ये उस सत्र में विशेष घटनाक्रम था, इसलिए G20। अब आप विस्तार से G20 के गठन से लेकर के वर्तमान बैठक तक और G20 के उद्देश्य, G20 को लेकर के भारत का सोचना, G20 में कौन कौन से देश शामिल हैं, विस्तार से जानेंगे, तब आप इस पर लिख पाएंगे। आईपीएल पूछ दिया गया, इंडियन प्रीमियर लीग। तो ये देखने में तो बड़ा आसान लग रहा है, पर इसमें एकदम सटीक तथ्य और सही निबंध प्रस्तुत होगा तभी मार्क्स मिलेगा कि कितनी टीमों ने भाग लिया है, आईपीएल का कॉन्सेप्ट कब से आया, इसका फॉर्मेट क्या है, अभी ये कैसे काम करता है, पहली बार जब ये प्रतियोगिता हुई तो किसने जीती, इत्यादि इत्यादि करते करते इस प्रतियोगिता से क्रिकेट के स्वरूप में क्या अंतर आ रहा है। परंपरागत टेस्ट क्रिकेट को पहले वनडे ने प्रतिस्थापित किया, वनडे को 2020 प्रतिस्थापित किया और 2020 का एक बहुत ही ग्लैमरस रूप बन गया। इसमें पैसे, आईपीएल, इसमें पैसे का प्रभाव क्या है, इत्यादि इत्यादि, क्रिकेट पर इसके सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव क्या है, इन सब चीजों पर आपको विस्तार से लिखना रहेगा तथ्यों के साथ, तब आपको नंबर मिलेगा। 5G नेटवर्क प्रभाव देख लीजिए। मैं इसलिए कुंभ मेला बोल रहा हूं, मैं इसलिए अमेरिका की टैरिफ नीति बोल रहा हूं और इस तरह के मुद्दों को मैं केवल बोलूंगा नहीं,
इस सीरीज, इसके बाद आप मेरी आदत से परिचित हैं, अब लगातार सीरीज आएगा और उस सीरीज में मैं आपको जानकारियां देते जाऊंगा नए नए मुद्दों की जो निबंध में काम आ सकते हैं। अब जैसे 5G, जैसे ही 5G नेटवर्क आने की स्थिति थी, तो आ चुका है 5G नेटवर्क, उसके इम्पैक्ट, उसके इफेक्ट पर क्या पूछा गया, एक निबंध। तो 5G क्या है और उसका प्रभाव क्या रहेगा, बिल्कुल वैसे ही एक और बहुत प्यारा निबंध आया उस पर, एआई पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझाना भी है और उसके प्रभावों को भी आपको समीक्षा में लेना है कि भाई उससे दुनिया किस तरीके से बदलेगी। तो इन चार में से किन्हीं दो को आपको लिखना है। ये था 2022 में। पहले हम राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में छत्तीसगढ़ के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय मुद्दों पर आपकी तैयारी पहले मैं कराने का प्रयास करूंगा। 2021 में आया पारदर्शिता के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाम मतपत्र, इन रेफरेंस टू ट्रांसपेरेंसी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वर्सेस बैलेट पेपर। ये प्रश्न, ये मुद्दा बार बार विपक्ष के लोगों के द्वारा उठाया जाते रहता है, बार बार वो मांग करते रहते हैं कि मतपत्रों के आधार पर चुनाव होना चाहिए। आज ही की डेट में निर्वाचन आयोग ने बड़े नाराज होकर के एक बयान दिया है, उस बयान को भी मैं अब आपको करंट अफेयर के अंतर्गत कल समझाऊंगा। उस बयान ने फिर से इन चीजों को संदेह में लाने का प्रयास किया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पूरी तरीके से अपनी उपयोगिता, अपनी सार्थकता प्रमाणित कर चुकी है। इस पर लगाए जाने वाले आरोप मेरे अनुसार तो क्या है, आधारहीन है। पर फिर भी आपको निबंध लिखना है, एक लाइन में आप मेरी जैसी बात करके आगे नहीं बढ़ जाएंगे। तो आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कब से आया, ये वोटिंग मशीन कैसे काम करता है, इसके पहले चुनाव किसके आधार पर होते थे, बैलेट के आधार पर होते थे, बैलेट से होने वाले चुनाव में क्या समस्याएं आती थी, कैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन उन समस्याओं का एक बेहतर समाधान प्रस्तुत करती है, कैसे इससे समय की बचत होती है, कैसे इससे काउंटिंग बहुत आसान हो जाता है, इसको हैक करना कैसे इम्पॉसिबल है, इत्यादि इत्यादि। और ट्रांसपेरेंसी को लेकर के, क्या ये बेहतर ट्रांसपेरेंसी में है या कौन बेहतर ट्रांसपेरेंसी में हुआ करते थे, पुराने बैलेट मतपत्र हुआ करते थे, अब तो इसके साथ साथ वीवीपैट का भी आप प्रयोग जान रहे हैं। सबको जोड़ करके इस निबंध को आपको 750 शब्दों में लिखना था। दूसरा निबंध आया था, शीर्षक देख करके आपको लग रहा है कि आप सतही स्तर पर निबंध की तैयारी करके इस पेपर से पार नहीं पा सकेंगे। दूसरा निबंध आया था, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका, रोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एज फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। तो लोकतंत्र के चार आधार स्तंभ हैं, आप जानते होंगे, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, विधायिका, ये सब आप सुनते हैं। साथ ही चौथा स्तंभ कहलाता है प्रेस। तो प्रेस का विस्तार होते गया है, अब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, इन सब का जमाना आ चुका है। तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ प्रेस परंपरागत रूप से कहलाते आ रहा है। अब उस चौथे स्तंभ में प्रेस की जगह या प्रेस का एक सहयोगी या प्रेस का एक अत्याधुनिक संस्करण आया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या भूमिका निभा रहा है चौथे स्तंभ के रूप में, और चौथा स्तंभ क्यों कहा जाता है, चौथे स्तंभ की भूमिका क्या होती है, कैसे वो जनता की आवाज होती है, कैसे वो लोकतंत्र को सही दिशा में ले जाता है चौथा स्तंभ हमारा, और यदि वो नहीं ले जा पाता है तो उससे लोकतंत्र को क्या खतरा होता है, क्या आज प्रेस स्वतंत्र रह चुका है, क्या आज हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निष्पक्ष है, क्या आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कुछ बड़े लोगों के प्रभाव में नहीं आ गया है। ये सब बातों को लेते हुए आपको इस निबंध को लिखना। तीसरा निबंध यदि आया, रूस यूक्रेन युद्ध, तो आना ही था, अभी भी ये युद्ध चल रहा है, अभी भी आप रूस यूक्रेन के मुद्दे पर अपने तरफ से निबंध जरूर तैयार रखें। अब इस निबंध को ट्विस्ट दे दिया गया था, निबंध जब भी आप लिखें तो निबंध के शीर्षक को ध्यान में रखकर लिखना रहता है। रूस यूक्रेन युद्ध, संयुक्त राष्ट्र की भूमिका, रोल ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आपको रसिया यूक्रेन वार बस को लिख करके छुट्टी नहीं पाना है, आपको यह बताना है कि इस वार को रोकने में यूनाइटेड नेशन ने क्या भूमिका निभाई, क्या उसकी भूमिका से आप, हम और पूरा विश्व राजनीतिक परिदृश्य संतुष्ट है या नहीं है। तो स्पष्ट बात यहां पर आपको लिखनी पड़ेगी कि यूएनओ बना कैसे, यूएनओ का उद्देश्य क्या था, क्या यूएनओ आज प्रासंगिक है, और ऐसे जब वार होते हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका तो प्रश्नों के दायरे में आएगी ही। तो ये निबंध इस शीर्षक के अनुसार अपने आप में एक ट्विस्ट लिया हुआ निबंध हो गया।
उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी और रियलिटी, क्रिप्टो करेंसी एक यथार्थ, तो ये भी बिल्कुल अत्याधुनिक मुद्दा है, आप जानेंगे तभी लिख पाएंगे। क्रिप्टो करेंसी की तरफ जमाना भाग रहा है, कुछ लोग उसे भविष्य में एकमात्र मुद्रा विकल्प के रूप में देखते हैं, कुछ लोग इसकी विश्वसनीयता को लेकर के प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, कुछ लोग क्रिप्टो करेंसी को तेजी से धनी बनने के माध्यम के रूप में देखते हैं। तो ये है क्या क्रिप्टो करेंसी, इसके यथार्थ पर, इसकी रियलिटी पर आपको अपने विचार देने हैं। तो शीर्षक आपको मिले 2021 के प्रश्न पत्र के। अब आप इसके आधार पर अपने इस सत्र के प्रश्न पत्र में क्या क्या निबंध बन सकते हैं उसकी तैयारी करें। वैसे ही देखिए 2020 ऑनलाइन फ्रॉड, समस्या एवं समाधान, ऑनलाइन फ्रॉड प्रॉब्लम्स एंड रेमेडीज, तो कुछ भी तो नहीं लिखना है। ऑनलाइन फ्रॉड के कितने प्रकार हो सकते हैं, कैसे मतलब कैसे हैकिंग होती है, इथिकल हैकिंग क्या होती है, पॉपअप क्या होता है, मतलब फिशिंग क्या होती है, इसकी अच्छी शब्दावली के साथ आपको किस पर निबंध लिखना पड़ेगा, ऑनलाइन फ्रॉड पर। इसको समस्या के रूप में भी लेना पड़ेगा और इसके समाधान पर भी आपको जाना पड़ेगा, और बिल्कुल आपको हर चीज को खुल करके यूज करना पड़ेगा कि किस तरीके से आरबीआई अभी अभियान चलाया हुआ है। अंतिम विकल्प लग रहा है ऑनलाइन फ्रॉड से बचाने का लोगों को कि क्या किया जाए, लोगों को अधिक से अधिक संख्या में जागरूक किया जाए। ओटीपी से लेकर के दुनिया भर की चीजें जो सिक्योरिटी के लिए एक पक्ष बनाता है, दूसरा पक्ष उसको भेदने का कार्य करता है। फ्रॉड करने वाले भी कम दिमागदार नहीं होते, और वहां से लेकर के अभी ऑनलाइन फ्रॉड पर भी आप एक निबंध जरूर तैयार करके रखें। और डिजिटल अरेस्ट बार बार सुनने में आता है, तो डिजिटल अरेस्ट को भी आप एक निबंध के रूप में तैयार कर लें। कोविड-19 आपदा में अवसर के सकारात्मक एवं नकारात्मक पहलू, तो अब ये कोविड-19 के समय का निबंध है। यदि इसी तरह का कोई मुद्दा आपको दिख रहा होगा अभी स्वास्थ्य से संबंधित या किसी भी और ज्वलंत समस्या के रूप में, तो तैयार कीजिएगा। फॉरेन कल्चर, अ कर्स ऑन इंडियन कल्चर, विदेशी संस्कृति भारतीय संस्कृति पर अभिशाप। तो आप कल्चर का आपको कुछ मुद्दे तैयार करने हैं। मेरी तरफ से आपको रिक्वेस्ट है, आप बोलेंगे तो उन मुद्दों पर मैं आपका कॉन्सेप्ट बहुत विस्तार में ले जाने का प्रयास करूंगा। मतलब उन मुद्दों पर कुछ भी पूछा जाए तो आपसे लिखते बने। जैसे एक मुद्दा होता है धर्म, एक मुद्दा है लोकतंत्र, एक मुद्दा है संस्कृति, एक मुद्दा है महिला, एक मुद्दा है आतंकवाद, एक मुद्दा है नक्सलवाद, एक मुद्दा है जनसंख्या वृद्धि, एक मुद्दा है पर्यावरण, एक मुद्दा है जल संकट, एक मुद्दा है ग्लोबल वार्मिंग। तो इस तरह की चीजों में से देखिए संस्कृति क्या होती है, भारतीय संस्कृति की विशेषता क्या है, विदेशी संस्कृति और भारतीय संस्कृति में तालमेल की कैसे जरूरत है, क्या हमारी संस्कृति ही श्रेष्ठ है, क्या विदेशी संस्कृति पूरी तरह से त्याज्य है, क्या विदेशी संस्कृति पूरी तरह से भारतीय संस्कृति के लिए अभिशाप ही है, या क्या दोनों संस्कृतियों में हम संतुलन की कोई अंश देखते हैं। विदेशी संस्कृति भौतिकतावादी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति आध्यात्मिकतावादी संस्कृति है। दोनों संस्कृतियों में आप तुलना करें, क्या अतिशय भौतिकतावाद सही है, क्या अतिशय आध्यात्मिकता ही सही है, क्या भौतिकतावाद हमें अंधी दौड़ की ओर ले जाएगा, तो क्या अतिशय आध्यात्म हमें जड़ बना देगा। ऐसे बहुत से मुद्दे रहेंगे, और आप इसको संस्कृति की अवधारणा से शुरू करके दोनों संस्कृतियों में कंपेयर करते हुए चलेंगे। आपका ये निबंध तो देखते ही बनेगा यदि आप संस्कृति का कॉन्सेप्ट जानते होंगे। यद्यपि मैं उसे संक्षिप्त रूप में सोशियोलॉजी पढ़ाते समय बच्चों को पढ़ाता हूँ, आपकी मांग रहेगी तो मैं संस्कृति पर आपको व्यापक कॉन्सेप्ट देने का प्रयास करूंगा। अगला प्रश्न है योजना आयोग वर्सेस नीति आयोग। तो योजना आयोग की जगह आज नीति आयोग ने ले ली है। ये पूरी तरह एक टेक्निकल प्रश्न है। योजना आयोग क्या था, कब बना, क्या इसकी भूमिका थी, और नीति आयोग कब बना, क्यों वो योजना आयोग की जगह लाया गया, कैसे वो योजना आयोग से बेहतर तरीके से कार्य करेगा, ये सबको आप लिखेंगे और दोनों में तुलना करेंगे तो आपके 750 शब्दों में ये निबंध बनेगा। एक वर्ष का और हम क्वेश्चन लेते हैं 2019, वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी की भूमिका। बड़ा प्यारा निबंध है, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन ग्लोबलाइजेशन। मतलब देखिए निबंध का पेपर आपकी मौलिकता का परीक्षण है। रट के आप कोई भी निबंध को 2-4 जगह से कलेक्ट करके नहीं लिख पाएंगे जब तक आप अपने लिखने की शैली का विकास न करेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन ग्लोबलाइजेशन। तो पहले तो आप ग्लोबलाइजेशन को समझाइए, क्या है ग्लोबलाइजेशन, फिर उस ग्लोबलाइजेशन में आप टेक्नोलॉजी का रोल बताइए। और वैसे कहा जाए टेक्नोलॉजी के बिना ग्लोबलाइजेशन तो बिल्कुल अधूरा है, या उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या है ग्लोबलाइजेशन आज तो मैं नहीं बता रहा हूं, हमेशा जाने हम वैश्वीकरण के ही युग में जी रहे हैं और हम टेक्नोलॉजी के ही युग में जी रहे हैं। तो आप टेक्नोलॉजी में
एआई पढ़ें टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पढ़ें और साथ ही टेक्नोलॉजी में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत, इसको भी जरूर पढ़ें। मिशन चंद्रयान, मिशन आदित्य से लेकर के हम अंतरिक्ष में कितने आगे बढ़ गए हैं, मिसाइल टेक्नोलॉजी में हम कितने आगे बढ़ गए हैं, इस पर भी आप दिमाग रखें। ये तो वैश्वीकरण को टेक्नोलॉजी से जोड़ने को बोल रहा है। राइट्स टू प्राइवेसी एंड नेशनल सिक्योरिटी, निजता का अधिकार और राष्ट्रीय सुरक्षा। तो क्या व्यक्ति का निजता का अधिकार राष्ट्रीय सुरक्षा से भी ज्यादा मायने रखता है? निजता के अधिकार को हम वरीयता दें या राष्ट्रीय सुरक्षा को? यदि हम राष्ट्रीय सुरक्षा को वरीयता देते हैं तो हम किसी भी व्यक्ति का फोन कॉल टेप कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति से संबंधित आंकड़े सरकार किसी न किसी प्रकार से मंगा सकती है। इस तरह की इन दोनों पर आप तुलना करते हुए आगे बढ़ेंगे। उच्च शिक्षा बनाम कौशल अर्जन, हाई एजुकेशन वर्सेस स्किल एक्विजिशन, बड़ा प्यारा निबंध है। उच्च शिक्षा बनाम कौशल अर्जन, व्यक्ति हाईली मतलब एजुकेटेड होते जाए, ग्रेजुएट हो जाए, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाए, उसके बाद एमफिल कर ले, पीएचडी कर ले, ये ज्यादा अच्छा है कि व्यक्ति को हम स्किल डेवलप करा के, कौशल अर्जन करा के उसे उत्पादक बनाएं, उसे राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ें? इस पर आपको चर्चा करनी है और दोनों में संतुलन को आपको बताना है। उच्च शिक्षा पाना सबका अधिकार है, पर किस फील्ड में पाएं, क्या पाएं, अंधी दौड़ में ना भागें। होता ऐसा है कि व्यक्ति डिग्रियां इकट्ठी करते चलता है और एक दिन अपने आप को खुद बेरोजगार महसूस करने लगता है और उसके बाद ये सोचने लगता है कि मैंने इतना पढ़ लिख लिया, अब मेरे से तो कोई ठीक से काम हो नहीं पा रहा है या मेरे लेवल का कोई काम नहीं मिल रहा है। और वहीं कौशल अर्जन की वह व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति से कहीं व्यवहार में ज्यादा अर्निंग करते हुए दिखता है। तो दोनों में किसे हम श्रेष्ठ करें? मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट को लाएं या हम गवर्नमेंट जो मुद्रा योजना के तहत या रोजगार प्रशिक्षण का जो कार्यक्रम करती है उसको हम वरीयता दें, उच्च शिक्षा को दें? इस तरह से आप बढ़िया प्यारा लिखेंगे, शिक्षा के महत्व को बताएंगे और कौशल अर्जन के महत्व को बताएंगे। दोनों एक दूसरे के बाधक नहीं है, आप बताएं। शिक्षा प्राप्त व्यक्ति, खैर मैं भी विस्तार पे नहीं जाऊंगा, मैं केवल आपको हिंट दे रहा हूं। विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बहुत प्यारा मुद्दा है। बैलेंस बिटवीन ग्रोथ एंड एनवायरनमेंट, ये आप जानते हैं कि हमारा विकास कैसा होना चाहिए। आज तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के युग में जी रहे हैं। पर्यावरण की शर्तों पर हम विकास नहीं करें, पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए हम जरूर विकास के हकदार हैं, अन्यथा ये विकास विनाश में बदलेगा। मेरा मन नहीं मान रहा है, 2018 के भी निबंध लेते हैं। घटते रोजगार, बढ़ती अर्थव्यवस्था, हेडिंग ही देखिए आपको हिला देगा। डिक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट, ग्रोइंग इकोनॉमी, एक तरफ अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, दूसरी तरफ रोजगार घट रहा है। ये कैसा विरोधाभास है? इस विरोधाभास को आपको समझाना है और घटते रोजगार को लेकर के युवा वर्ग को कितना चिंतित होना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये आपको समझाना है। डिक्रीजिंग सोशलिटी इन द इंटरनेट एज, इंटरनेट से घटती सामाजिकता। जैसे जैसे इंटरनेट का प्रयोग बढ़ रहा है, फोन का प्रयोग बढ़ रहा है, लोग अपने घर में ही एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। घर के सदस्यों के बदले लोगों का साथी बन चुका है फोन। वो एक आभासी दुनिया में जीते रहते हैं और पड़ोसी की उनको पता नहीं है, पर फेसबुक में उनके हजारों फ्रेंड रहते हैं, लाखों फ्रेंड रहते हैं। इस तरह की चीजों को, सामाजिकता को कैसे इंटरनेट खा रहा है, और उल्टा भी आपको जाना है कि इंटरनेट से हम सामाजिकता बढ़ा कैसे सकते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की उपलब्धियां मैंने चर्चा की थी, सीधे सीधे निबंध आया, इसको आपको लिखना है, पर टू द पॉइंट, कहां से अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू हुआ और आज किस ऊंचाई तक पहुंच गया है और भविष्य में इसकी क्या संभावनाएं हैं। अभी मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, द नीड ऑफ इंडिया, धारणीय विकास, भारत की आवश्यकता। तो 2018 तक के इतने निबंधों को मैंने आपको बताया।